भारतीय जलवायु और प्राकृतिक वनस्पति आपने पढ़ा। मैं मानता हूं कि भारतीय जलवायु और प्राकृतिक वनस्पति में कुछ कुछ चीज़ें छूटी हुई हैं। अगले वीडियो में सारा कुछ एक साथ कंपाइल कर दूंगा, मैं कुछ भी छूट नहीं दूंगा, भरोसा रखिए। आइए आज मिट्टी अध्याय पर चर्चा करते हैं। मृदा अर्थात सॉइल। तो भारत में 8 तरह की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, आगे बताऊंगा। तो भारत की मिट्टियों पर चर्चा करने से पहले भारत की मिट्टियाँ तो तब जानेंगे ना जब पहले मिट्टी को जान लें, मृदा को। सॉइल क्या होती है, निर्माण कैसे होता है, निर्माण प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं मिट्टी को, और मिट्टी का संगठन कैसे होता है, यानी किन किन वस्तुओं से मिलकर मिट्टी बनती है ना। अम्लीय मृदा क्या होती है, क्षारीय मृदा क्या होती है। तो मिट्टी की गुण विशेषताएं और निर्माण को हम जान लेते हैं, इसके बाद भारत की मिट्टियों को हम पढ़ते हैं। ठीक है। तो मृदा शब्द की उत्पत्ति सॉइल शब्द से हुई है। सॉइल शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सोलम शब्द से हुई है, लिख लीजिए। इसके बाद आप हेडिंग डाल लीजिए, मिट्टी के निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक। प्रमुख रूप से 5 कारक हैं जो मिट्टी के निर्माण को प्रभावित करते हैं। आप पढ़ सकते हैं, देख रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ इन 5 कारकों को लिख लीजिए। पैतृक शैल, जलवायु, वनस्पति, भूमिगत जल, सूक्ष्म जीव। ये 5 कारक हैं जो मिट्टी के निर्माण को प्रभावित करते हैं। इन्हें याद कर लेंगे तो अगर सवाल पूछा जाएगा तो गलत नहीं होगा। मैंने नोटिस किया है कि इन भागों से सवाल अधिक पूछे जाते हैं, जबकि लोग लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लैटराइट मिट्टी रट के तो चले जाते हैं, लेकिन अधिकतर सवाल किसी और हिस्से से पूछे जा रहे हैं। मिट्टी की गुण विशेषताओं से सवाल अधिक बन रहे हैं, मैं ये देख रहा हूँ। और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हाल के वर्षों में मिट्टी अध्याय से, सॉइल अध्याय से सवालों की संख्या बढ़ा रहा है। यही कारण है कि जब सवाल आते हैं तो लोग केवल लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लैटराइट मिट्टी पढ़ के चले जाते हैं और अधिकतर सवाल मिट्टी विषय से हल नहीं हो पाते। तो इस अध्याय को ध्यान से देखिएगा। तो 5 कारक हैं जो मिट्टी के निर्माण को प्रभावित करते हैं। आइए इनका हम विस्तार करते हैं थोड़ा। पैतृक शैल, चट्टानें टूटती फूटती रहती हैं, क्योंकि नदियां पर्वतीय क्षेत्रों से बहती हैं तो चट्टानों को तोड़ती रहती हैं। इसी तरह वर्षा होती है, फिर गर्मी पड़ती है, फिर वर्षा होती है, फिर धूप आता है, वर्षा होती है, धूप आता है। इसके चलते चट्टानों में दरारें पड़ जाती हैं, फिर चटकन पड़ जाती है, चट्टानें टूटकर भुरभुरी होती रहती हैं। जब चट्टानें टूटकर भुरभुरी हो जाती हैं तो वही मिट्टी का असली पदार्थ होता है जो सबसे बड़ा भाग का निर्माण करता है, उसे पैतृक शैल कहते हैं। चट्टानें जब टूटकर भुरभुरी हो जाती हैं तो वही चट्टानों को हम पैतृक शैल कहते हैं। यानी पैतृक शैल से क्या मिलता है, आधारभूत खनिज और पोषक तत्व मिलता है। जलवायु मिट्टी की रासायनिक क्रिया और सूक्ष्म जैविक क्रिया को नियंत्रित करती है ना। जलवायु में क्या होता है, तापमान होता है। तापमान को जलवायु में तापमान और वर्षण को शामिल करते हैं, है ना। तो तापमान अगर कहीं ज्यादा होता है तो मिट्टी की रासायनिक क्रिया तेज हो जाती है। तापमान कम होता है कहीं तो मिट्टी की रासायनिक क्रिया धीमी हो जाती है, यानी मिट्टी का विकास बाधित होता है। तो जलवायु रासायनिक क्रिया को नियंत्रित करती है और सूक्ष्म जैविक क्रिया को नियंत्रित करती है। कैसे? मिट्टी में सूक्ष्म जीव होते हैं, जीवाणु और कवक। अगर तापमान बहुत ज्यादा है या बहुत कम है, दोनों ही परिस्थितियों में सूक्ष्म जैविक क्रिया प्रभावित होती है। तापमान सम रहता है तो सूक्ष्म जैविक क्रियाएं चलती रहती हैं, यानी सूक्ष्म जीवों की क्रियाएं मिट्टी में चलती रहती हैं। तो जलवायु रासायनिक क्रिया और सूक्ष्म जैविक क्रिया को नियंत्रित करता है। वनस्पति क्या करती है, ह्यूमस की मात्रा निर्धारित करती है। मिट्टी में जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, कार्बनिक पदार्थ मतलब जैविक तत्व, जैविक तत्व मतलब जीवों के अंश, वनस्पतियों और जीवों के अंश, सड़े गले अंश जो मिट्टी में मिल जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, जैविक तत्व या ह्यूमस। वनस्पतियों और जीवों के सड़े गले भाग जो मिट्टी मिल जाते हैं उसे जैविक तत्व, कार्बनिक पदार्थ या ह्यूमस कहते हैं। ओके। तो वनस्पति मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा निर्धारित करती है। अगर किसी क्षेत्र में वनस्पतियों की संख्या अधिक है तो मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा अधिक पाई जाएगी। उदाहरण के लिए पर्वतीय क्षेत्रों में, जैसे नीलगिरी पर्वत के क्षेत्र में या फिर हिमालय पर्वत के क्षेत्र में वनस्पतियां अधिक हैं, कटाव कम हुआ है ना, निर्वनीकरण कम हुआ है। तो पर्वतीय क्षेत्रों जैसे हिमालय क्षेत्र में वनस्पतियां अधिक हैं तो वहां पर ह्यूमस की मात्रा स्वाभाविक रूप से अधिक पाई जाती है। क्यों? क्योंकि वनस्पतियां हैं तो पत्तियां टूटकर गिरती रहती हैं, उनके शाखे और डाल टूटकर गिरते रहते हैं, सड़ गल कर मिट्टी में मिल जाते हैं, तो मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा बढ़ जाती है। ह्यूमस मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाने का काम करता है। तो वनस्पति मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा निर्धारित करती है। भूमिगत जल क्या करता है,
नमी प्रदान करता है मिट्टी को। मिट्टी बिल्कुल सूखी रहेगी तो उपजाऊ नहीं रहेगी। मिट्टी की उपजाऊ बने रहने के लिए जरूरी है कि मिट्टी में नमी रहे, अर्थात उसमें जल की मात्रा रहे। तो भूमिगत जल उसे नमी प्रदान करता है। सूक्ष्म जीव भी मिट्टी को प्रभावित करता है। मिट्टी के निर्माण को सूक्ष्म जीव भी प्रभावित करते हैं। कैसे? सूक्ष्म जीव क्या करते हैं? हमने बताया ना, मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले 5 कारक। 5वां कारक है सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव क्या करते हैं? मिट्टी में जो वनस्पतियों और जीवों के सड़े गले अंश होते हैं ना, या मिट्टी वनस्पतियों और जीवों के सड़े गले अंश को सड़ा गलाकर, ठीक है, उनके भागों को सड़ा गलाकर, उसको हम कहते हैं वियोजित करके। यहाँ लिखा हुआ है सड़ा गलाकर अर्थात वियोजित कर, वियोजित करके खनिज और जैविक पदार्थ को अलग अलग कर देते हैं। यानी वनस्पतियों और जीवों के, मृत जीवों और मृत वनस्पतियों के जो भाग मिट्टी में गिर जाते हैं, मिल जाते हैं, उन्हें सड़ाने गलाने का काम सूक्ष्म जीव करते हैं, अर्थात वियोजित कर देते हैं सड़ा गलाकर। फिर क्या होता है? खनिजों और जैविक पदार्थों को अलग अलग कर देते हैं। यानी खनिज भी मिट्टी में मिल जाता है और जैविक पदार्थ भी मिट्टी में मिल जाता है। तो इस तरह से ह्यूमस का निर्माण करते हैं। यही जैविक पदार्थ और खनिज जो अलग करते हैं, तो जैविक पदार्थ क्या है? ह्यूमस है। ह्यूमस का निर्माण करते हैं सूक्ष्म जीव। मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि जलवायु मिट्टी में रासायनिक क्रिया और सूक्ष्म जैविक क्रिया को नियंत्रित करता है। आइए इसे थोड़ा और विस्तार देते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए मैं जलवायु कारक को पढ़ा रहा हूं। उदाहरण के लिए किसी क्षेत्र में अगर मूसलाधार वर्षा अधिक होती है, ठीक है, किसी क्षेत्र में मूसलाधार वर्षा अधिक होती है तो निक्षालन क्रिया प्रभावित हो जाती है। निक्षालन, निक्षालन या लीचिंग, निक्षालन या लीचिंग क्रिया प्रभावित हो जाती है अगर किसी क्षेत्र में मूसलाधार वर्षा अधिक होती है। निक्षालन क्या होता है? लीचिंग क्या होती है? जहां अधिक वर्षा होती है वहां मिट्टी के जो खनिज पदार्थ और पोषक तत्व होते हैं पानी के साथ रिस रिस कर निचले स्तरों में पहुंच जाते हैं। मिट्टी के खनिज पदार्थ और पोषक तत्व पानी के साथ रिस कर मिट्टी के निचले स्तरों में पहुंच जाते हैं। इसे हम निक्षालन कहते हैं। निक्षालन के परिणाम स्वरूप खनिज पदार्थ और पोषक पदार्थ निचले स्तरों में चले जाते हैं, इसलिए ऊपरी परत जो है अनुर्वर हो जाती है, अनुपजाऊ हो जाती है, उसकी उपजाऊ क्षमता काफी हद तक घट जाती है। उदाहरण के लिए जो भी बोल रहा हूं लिखते जाइए। उदाहरण के लिए केरल में पश्चिमी घाट पर वर्षा बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो पश्चिमी घाट क्षेत्र में मिट्टी में जो सिलिका पदार्थ होता है उसका निक्षालन हो गया है, यानी सिलिका पदार्थ रिस रिस कर पानी के साथ निचले क्षेत्रों में चला गया है। आप जानते हैं कि जो क्रस्ट होता है ना, क्रस्ट यानी पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत, मिट्टी उसी पे पाई जाती है। तो क्रस्ट किन चीजों से मिलकर बना है? क्रस्ट में सबसे ज्यादा कौन सा तत्व है? ऑक्सीजन है। दूसरा नंबर सिलिका, फिर एल्यूमिनियम, फिर लोहा। क्रस्ट में सबसे ज्यादा पाए जाने वाले 4 तत्व कौन से हैं? ऑक्सीजन, सिलिका, एल्यूमिनियम और लोहा। तो सिलिका है ना मिट्टी में। तो पश्चिमी घाट पर केरल में अधिक वर्षा होती है, इसके चलते जो सिलिका पदार्थ है रिस कर निचले स्तरों में चला गया है। यानी निक्षालन क्रिया के परिणाम स्वरूप ही केरल में लैटराइट मिट्टी का निर्माण हुआ है। लैटराइट मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ है? निक्षालन क्रिया के परिणाम स्वरूप हुआ है। यानी लैटराइट मिट्टी कैसे मिट्टी है? एक निक्षालित मिट्टी है। उसे आप लिखेंगे जो भी बोल रहा हूं। लैटराइट मिट्टी एक निक्षालित मिट्टी है, अर्थात उसका निर्माण निक्षालन क्रिया के परिणाम स्वरूप हुआ है। जो लैटराइट मिट्टी होती है या कोई भी निक्षालित मिट्टी खाद्यान्नों की खेती के लिए, खाद्यान्न मतलब चावल, गेहूं, खाए जाने वाली फसलें, दाल, तो खाद्यान्नों की खेती के लिए उपयुक्त नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसका निक्षालन हो गया है। तो ऐसी मिट्टी चूंकि खाद्यान्नों की खेती तो हो नहीं सकती, इसलिए उसमें हम पेय पदार्थ या मसालों की खेती करते हैं। पेय पदार्थ या जैसे चाय, कॉफी या मसालों की खेती है ना, या फिर रबड़ उगा लेते हैं, नारियल उगा लेते हैं, क्योंकि इन चीजों को बहुत ज्यादा पोषक पदार्थों की जरूरत नहीं होती है। इन चीजों को उगाने के लिए मिट्टी को बहुत ज्यादा पोषण मान की जरूरत नहीं होती है। तो इसलिए यही कारण है कि केरल में पेय पदार्थों की खेती होती है, मसालों की खेती हो जाती है, ठीक है। इन पदार्थों के उत्पादन में केरल आमतौर पर नंबर 1 भी है। आगे कृषि क्षेत्र में चर्चा होगी। तो इसी प्रकार मैं जलवायु कारक पढ़ा रहा हूँ।
इसी प्रकार शुष्क क्षेत्र जैसे राजस्थान में गर्मी अधिक पड़ती है तो वाष्पीकरण अधिक होता है। शुष्क क्षेत्रों में, ड्राई लैंड में, जैसे राजस्थान में गर्मी अधिक पड़ती है तो वाष्पीकरण अधिक होता है। वाष्पीकरण अधिक होता है यानी जो भूमिगत जल होता है वो हमेशा उड़ता रहता है। तो भूमिगत जल जब हमेशा उड़ता रहता है ना, मिट्टी में अगर वाष्पीकरण क्रिया प्रभावित है शुष्क क्षेत्रों में तो केशिका क्रिया प्रारंभ हो जाती है। जो भी बोलूंगा लिखेंगे। अगला पॉइंट बता रहा हूं जलवायु कारक में कि जहां पर शुष्क क्षेत्र होता है यानी ड्राई लैंड होता है, उदाहरण के लिए राजस्थान में, वहां पर वाष्पीकरण क्रिया अधिक होती है। वाष्पीकरण क्रिया अधिक होने के चलते मिट्टी में केशिका क्रिया प्रभावित होने लगती है। केशिका क्रिया क्या होती है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं केशिका, ठीक है। केशिका क्रिया क्या होती है, पानी में पहले आपने लिख दिया कि केशिका क्रिया शुरू हो जाती है अधिक वाष्पीकरण के चलते। पानी में पृष्ठ तनाव का गुण होता है, आप जानते हैं साइंस का विषय है, पढ़े होंगे। जल में पृष्ठ तनाव का गुण होता है। पृष्ठ तनाव मतलब पानी अपने क्षेत्रफल को बढ़ाना नहीं चाहता है, यानी फैलना नहीं चाहता है। यही कारण है कि एक जल का एक बूंद अगर आप फर्श पे गिराते हैं तो बूंद के रूप में ही पड़ा रहता है, जबकि मिट्टी का तेल या पेट्रोल गिराएंगे फर्श पे तो क्या होगा, फैल जाएगा। लेकिन पानी जब आप गिराते हैं एक बूंद तो फैलता नहीं है ना, बूंद के रूप में पड़ा रहना चाहता है पानी। ऐसा क्यों, क्योंकि पानी अपने क्षेत्रफल को बढ़ाना नहीं चाहता है ना। जो वर्षा जल बूंदों के रूप में ही क्यों होती है, क्योंकि पानी में पृष्ठ तनाव का गुण होता है और गोल वस्तु का क्षेत्रफल सबसे कम होता है। वर्गाकार या घन, जो घनाकार वस्तु होता है स्क्वायर, उसका क्षेत्रफल अधिक होता है और गोल वस्तुओं का क्षेत्रफल कम होता है। क्योंकि पानी पृष्ठ तनाव के गुण के चलते अपना क्षेत्रफल कम रखना चाहता है, इसलिए वो गोल गोल बूंदों के रूप में गिरता है, ठीक है। पृष्ठ तनाव के गुण के कारण ही आपने देखा होगा कि पानी का गिलास अगर भर जाए उसके बावजूद भी आप उसमें पानी बूंद बूंद टपकाते जाएं तो पानी गिलास से बाहर नहीं छलकेगा, यानी गिलास के ऊपर तक पानी उठ जाता है और पानी गिरता नहीं है ना। तो ये कैसे होता है, पृष्ठ तनाव के गुण के कारण ही होता है। अगर जल का पृष्ठ तनाव घटाना है तो क्या करेंगे, उसमें थोड़ा सा डिटर्जेंट डाल दीजिए या मिट्टी का तेल डाल दीजिए, थोड़ा सा वॉशिंग पाउडर डिटर्जेंट डाल दीजिए या मिट्टी का तेल डाल दीजिए, जल का पृष्ठ तनाव घट जाएगा। हम अक्सर बातें हो रही हैं, थोड़ा सा विषय से अलग है, सुन लीजिए। हम अक्सर कहते हैं कि कूलर के पानी में थोड़ा सा मिट्टी का तेल या डिटर्जेंट पाउडर डाल दीजिए। क्यों कहते हैं सर, क्योंकि अगर मलेरिया को फैलने से रोकना है तो कूलर में अगर पानी नहीं, पहले तो कूलर में पानी रखिए नहीं, अगर कूलर में पानी है भी तो थोड़ा सा मिट्टी का तेल डाल दीजिए। क्यों, मिट्टी का तेल जाके क्या करेगा, पानी के पृष्ठ तनाव को घटा देगा और मच्छर का लार्वा जो सतह पर तैर रहा होता है तो पानी का पृष्ठ तनाव घटते ही मच्छर का लार्वा उसमें पानी में डूब जाता है, यानी वो मच्छर नहीं बन पाएगा, है ना। तो ये सब बातें आपने अभी जानी पृष्ठ तनाव के गुण के अंतर्गत। तो पृष्ठ तनाव के चलते पानी में एक और गुण होता है, पृष्ठ तनाव के चलते पानी एक और काम करता है। क्या, जो बहुत ही सूक्ष्म नलियां होती है ना, आंख से न दिखाई देने वाली बहुत ही सूक्ष्म नली, पानी उस सूक्ष्म नलियों में चढ़ने का प्रयास करता है। पानी का एक महत्वपूर्ण गुण है, पृष्ठ तनाव के चलते पानी का एक महत्वपूर्ण गुण है कि पानी सूक्ष्म नलियों में ऊपर की ओर चढ़ने का प्रयास करता है ना। गुरुत्वाकर्षण प्रभाव नहीं डाल पाता है, गुरुत्वाकर्षण को पीछे छोड़कर पानी सूक्ष्म नलियों में अपने आप ऊपर उठने लगता है। इसी को हम कहते हैं केशिका क्रिया। जैसे कि अगर स्याही गिर जाती है पन्ने पे तो आप एक सोखता रख देते हैं, सोखता रख देते हैं तो क्या होता है, वहां पर स्याही सूख जाती है। ऐसा कैसे होता है, सोखते में सूक्ष्म नलियां होती है, छोटे छोटे बहुत ही सूक्ष्म छिद्र होते हैं। स्याही या पानी के ऊपर सोखता रखते ही पानी स्याही वहां से उड़ जाता है। कहाँ चला जाता है, सोखते की सूक्ष्म नलियों में ऊपर की ओर चढ़ जाता है पानी या स्याही। ऐसा क्यों होता है, केशिका क्रिया के कारण। इसे हम कहते हैं केशिका क्रिया, ठीक है। तो जब अगर गुरुत्वाकर्षण नहीं हो, यानी अंतरिक्ष में, अगर अंतरिक्ष में नहीं हो, सॉरी गुरुत्वाकर्षण क्रिया प्रभावी नहीं हो, यानी आप अंतरिक्ष में हो, तो अंतरिक्ष में केशिका क्रिया किस हद तक होगी, अनंत तक होगी। यानी सूक्ष्म नली अगर दे दी जाए तो पानी अनंत तक ऊपर चढ़ती रहेगी, है ना।
पृथ्वी पर उसके ऊपर चढ़ने की एक सीमा है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण प्रभाव काम करता है। तो जब वाष्पीकरण होता है भूमिगत जल का, तो पानी के साथ साथ जल में चूना होता है। जल में क्या होता है? चूना होता है। इसीलिए हम किचन में पानी में पीने के लिए आरओ का प्रयोग करते हैं, है ना। आरओ क्या करता है? पानी को छान देता है, जिससे हमें शुद्ध जल प्राप्त होता है। अगर आप आरओ का प्रयोग नहीं करते हैं तो प्लास्टिक के बर्तन जिसमें आप पानी भरते हैं उसमें बाहर बाहर चूना लग जाता है। अगर प्लास्टिक की किसी बोतल में आप फ्रिज में पानी रखने के आदी होते हैं, अगर प्लास्टिक के बर्तन में आप आरओ का पानी नहीं डालते हैं तो आपने देखा होगा कि ढक्कन के आसपास, बोतल के ढक्कन के आसपास सफेद सफेद पदार्थ लग जाता है ना। उसको नाखून से खुरचने पर वो छूट जाता है, वो चूना पदार्थ होता है। वो तब आता है जब पानी को छाने बिना ही आप इस्तेमाल करते हैं, तो वो सिद्ध हो जाता है कि पानी में चूना होता है। तो जो बड़े पैमाने पर भूमिगत जल का वाष्पीकरण होता है, भूमिगत जल, तो केशिका क्रिया प्रारंभ हो जाती है। यानी मिट्टी भूमि के छिद्रों या मिट्टी के छिद्रों से होकर पानी ऊपर उठने का प्रयास करता है। तो जल के साथ साथ जल में घुला हुआ चूना भी ऊपर उठने का प्रयास करता है। तो पानी तो भाप बनकर उड़ जाता है, लेकिन जो चूना पदार्थ होता है मिट्टी के ऊपरी सतह पर बिछ जाता है। क्या बिछ जाता है? चूना पदार्थ मिट्टी की ऊपरी सतह पर बिछ जाता है। तो वही मैं बता रहा था, ये इसे हम कहते हैं केशिका क्रिया। तो मैं बता रहा था कि शुष्क क्षेत्रों में, जैसे राजस्थान में गर्मी अधिक पड़ती है, तो वाष्पीकरण की दर अधिक हो जाती है। वाष्पीकरण अधिक होने से भूमिगत जल में केशिका क्रिया प्रारंभ हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप राजस्थान जैसे शुष्क क्षेत्रों में भूमि के ऊपरी सतह पर चूना पदार्थ या कैल्शियम की परत बिछ जाती है। यह क्या करता है? मिट्टी को अनुपजाऊ बना देता है, उसकी उर्वरता को घटा देता है। आप समझ गए? तो जलवायु कैसे प्रभावित करता है, काम करता है? दो तरीके से, एक वर्षा के द्वारा, दूसरा अधिक तापमान के द्वारा। अब आप आगे पढ़ेंगे मृदा का संगठन, कंपोनेंट्स। मृदा किन किन वस्तुओं से मिलकर बनी है? इसके अंतर्गत मुख्य रूप से 5 तत्व हैं जिनसे मिलकर मृदा बनती है। पहला खनिज पदार्थ, ह्यूमस, मृदा जल, वायु, जीव। इन पांचों चीजों को मिट्टी में शामिल करते हैं। इन पांचों चीजों से मिलकर मिट्टी का निर्माण होता है। यानी केवल बालू या खनिज पदार्थ जो चट्टान से प्राप्त होता है, केवल वही मिट्टी का निर्माण नहीं करता। जब तक ये पांचों वस्तुएं नहीं मिलेंगी, मिट्टी का निर्माण नहीं होगा। समझ गए आप? तो देखिए, मृदा का निर्माण 5 तत्वों से होता है। पहला खनिज पदार्थ, ह्यूमस, मृदा जल, मृदा वायु और सूक्ष्म जीव। अक्सर सवाल पूछता है कि मृदा में वायु का कितना प्रतिशत होता है, या मिट्टी में जल का कितना प्रतिशत होता है, या मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा कितनी होती है। तो प्रतिशत में जवाब देना होता है, ऑप्शन होता है, विकल्प में प्रतिशत के रूप में विकल्प दिए होते हैं। आपको एक विकल्प चुनना होता है। इन विकल्पों इन प्रतिशत मात्रा को लिख लीजिए। देखिए, मिट्टी में खनिज पदार्थ की मात्रा 40 से 45%, या इसे आपको रटना होगा। ह्यूमस, जीवांश या कार्बनिक पदार्थ की मात्रा 5 से 10%। कार्बनिक पदार्थ क्या है, थोड़ी देर पहले समझाया। तो 5 से 10%। मृदा जल 25%, मृदा वायु 25%, सूक्ष्म जीव भी होते हैं मिट्टी में। यानी मिट्टी 5 चीजों से मिलकर बनती है, और उसमें 5वां वस्तु कौन सा है? सूक्ष्म जीव। तो सूक्ष्म जीव के अंतर्गत हम कवक और जीवाणु को शामिल करते हैं। ठीक है, सूक्ष्म जीव में हम कवक और जीवाणु को शामिल करते हैं। कवक और जीवाणु क्या करते हैं? वनस्पतियों और जीवों के भागों को, अवशेषों को सड़ा गलाकर ह्यूमस का निर्माण करते हैं। ह्यूमस क्या है, लिख लीजिए। मृदा में वनस्पतियों और जीवों के सड़े गले अवशेषों को या जैविक पदार्थों को ह्यूमस कहते हैं। सड़े गले अवशेषों को या जैविक पदार्थों को ह्यूमस कहते हैं। इसे हम कार्बनिक पदार्थ या जीवांश भी कहते हैं। ह्यूमस निर्माण में कवक और जीवाणु की भूमिका होती है, यहाँ लिखा हुआ है। जो उष्णकटिबंधीय मृदा होती है, ट्रॉपिकल सॉइल, विषुवत रेखा के आसपास पाई जाने वाली जो मिट्टी होती है, उसमें ह्यूमस की मात्रा कम होती है। उदाहरण के लिए लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी भारत के दक्षिणी भागों में पाई जाती है, यानी उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है, तो उसमें ह्यूमस की मात्रा कम होगी। और जो दलदली मिट्टी होती है, ठीक है, दलदली मिट्टी, पीट मिट्टी, पीट मिट्टी भी गीली मिट्टी ही होती है, जहां पर मिट्टी में जल की मात्रा अधिक पाई जाती है। दलदली मिट्टी, उसे पीट मिट्टी या दलदली मिट्टी कहते हैं। तो ऐसी मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा काफी अधिक पाई जाती है। इसी तरह पर्वतीय मिट्टी में भी ह्यूमस अधिक पाया जाता है। क्यों? क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों में वनस्पतियां अधिक होती हैं।
जबकि उष्णकटिबंधीय मृदा उदाहरण के लिए लैटराइट मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है। आइए मिट्टी का अनुप्रस्थ काट चित्र देखते हैं। ये क्या होता है? मृदा परिच्छेदिका या सॉइल प्रोफाइल बोलते हैं। मृदा परिच्छेदिका। ठीक है। किसी भी मिट्टी के अनुप्रस्थ काट चित्र में, अनुप्रस्थ काट चित्र मतलब ऐसे नीचे की तरफ जाएंगे, तो किसी भी मिट्टी के अनुप्रस्थ काट चित्र में अर्थात वर्टिकल सेक्शन में विभिन्न संस्तर दिखाई पड़ते हैं, अर्थात होराइजन्स, विभिन्न संस्तर दिखाई पड़ते हैं मिट्टी के। इन संस्तरों को हम ऐसे बना देते हैं, ठीक है। एक संस्तर, दूसरा संस्तर, तीसरा संस्तर और ये चौथा संस्तर है ना, ए बी सी डी। मृदा के अनुप्रस्थ काट चित्र में अर्थात वर्टिकल सेक्शन में विभिन्न संस्तर दिखाई पड़ते हैं, अर्थात होराइजन्स दिखाई पड़ते हैं, जिसे हम मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। इन्हीं संस्तरों को हम क्या कहते हैं? मृदा परिच्छेदिका अर्थात सॉइल प्रोफाइल, सॉइल प्रोफाइल कहते हैं। साधारणतया किसी भी मिट्टी में 4 संस्तर होते हैं। मृदा परिच्छेदिका में आमतौर पर 4 संस्तर होते हैं, ए बी सी और डी। इन चारों संस्तरों में जो ऊपरी संस्तर होता है ये सबसे ज्यादा उपजाऊ होती है, यानी जो ऊपरी मिट्टी अर्थात ऊपरी संस्तर होता है ए सेक्शन, वो सबसे ज्यादा उपजाऊ होता है। और जो पौधों की जड़ें होती हैं, पौधों की जड़ें इसी संस्तर में फैली होती हैं। किस संस्तर में? संस्तर ए में ही पौधों की जड़ें फैली होती हैं। अर्थात पौधों की जड़ें कहां से पोषक पदार्थ और जल प्राप्त करते हैं? सेक्शन ए से प्राप्त करते हैं। ये हो गया मृदा परिच्छेदिका। इसके बाद अगला वीडियो जिसमें हम पढ़ेंगे मिट्टी की अम्लीय गुण और क्षारीय गुण, उस पर चर्चा करेंगे। उसके बाद हम जस्ट भारतीय मिट्टियों पर चर्चा करेंगे। तो जुड़े रहिए। शीघ्र ही मैं मिट्टी को पढ़ाकर भारतीय कृषि में प्रवेश करूंगा। ओके, नमस्कार।